जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम विज्ञान का चैप्टर 2 देखेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने बना दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं, यानी जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराते हैं या मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्षारक और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, क्षारक में क्या होता है बाबू, NaOH, अम्ल में HCl, लवण क्या बनेगा बाबू, NaCl, और जल का तो आपको पता ही है H2O, ठीक है। और देखिए अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है ना, जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है और साथ ही लवण और जल बनते हैं, है ना। साथ में क्या बन जाते हैं, जब दोनों को मिलाया जाता है, लवण और जल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अब किसकी अभिक्रिया कराएंगे बाबू, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया होगी। तो देखिए धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा उत्पाद में क्या देंगे बाबू, लवण और जल, है ना। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे, लवण प्लस जल। धातु ऑक्साइड में क्या होता है, किसी भी धातु में ऑक्साइड लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए, जैसे CuO, MgO, ठीक है। अम्ल का क्या होता है Cl, तो क्या बन रहा है CuCl, है ना, CuCl, ठीक है, प्लस H2O। देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये तो समीकरण था आप लोग का, ठीक है। और धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय कहा जाता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड, मतलब इसमें क्षारक का गुण थोड़ा सा आ जाता है, इस वजह से इसको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आगे आपका, चलिए देखिए यहाँ पे आपने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करा है। अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक, क्योंकि धातु नहीं करेगा, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होगी। किसके साथ बाबू, क्षारक के साथ। तो देखिए क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, जब क्षारक में अधात्विक ऑक्साइड को अभिक्रिया कराया जाएगा तो इसमें भी हमको क्या देगा, उत्पाद में लवण और जल देगा। देखिए क्षारक में क्या हो जाता है, CaOH2, आपको पता है नहीं किसका फॉर्मूला है, बुझे हुए चूने का, है ना, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बाबू आपका CO2, और जब इसके साथ अभिक्रिया पर करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, प्लस साथ ही साथ हमको क्या देगा बाबू, यहाँ जल देगा। समझ में आया आप लोग को। और देखिए यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया हुई, पर ये किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होती है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अगला आपका है जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, यानी जलीय विलयन में अब अम्ल एवं क्षारक के गुण क्या है ना, उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बात करते हैं अम्ल की। आपको पता है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणु के साथ मिलकर रह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, पर इनको अगर जल मिल जाए, जल के अणु मिल जाए तो उसके साथ ये रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव मतलब हमेशा किस रूप में देखा जाता है, H+ या हाइड्रोनियम आयन, किस में देखा जाता है, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ से दर्शाना चाहिए, समझ में आया। इसीलिए H+ आयन दिखाया जाता है या H3O+ आयन दिखाया जाता है। कारण क्या है, तो अभी आपने पढ़ा, हाइड्रोजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, जल के अणु के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। देखिए H+ प्लस H2O, ये हाइड्रोजन आयन है, जब पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, H3O+। हाइड्रोजन 2 को, एगो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 को, ऑक्सीजन एगो इधर सेम है, H3O+, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, जब अम्ल को किसमें मिलाया जाएगा, पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या होगा, H2, एगो H यहाँ, तो क्या हो गया H3O+। क्लोरीन किसमें चल जाएगा, माइनस में, ठीक है, H3O+ Cl-, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक तो आपको पता है क्या देते हैं, क्षारक जल में हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH- में आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अम्ल किसमें करते हैं, H+ या हाइड्रोनियम यानी H3O+, और क्षारक किसमें करते हैं, OH- में, ठीक है। तो चलिए आगे अब देखिए, जो आपने पढ़ा उसमें सावधानियां क्या है। देखिए जब आप अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में मास्क होना चाहिए, ठीक है।
जो पहना जाता है कवर होना चाहिए आपका पूरा। क्यों? क्योंकि अम्ल में आप क्षारक मिला रहे हैं और अम्ल की प्रबलता ज्यादा होती है, कहीं बाहर आ जाए। और हमेशा गिलास को यानी शीशे वाला जो भी जिसमें भी आप मिला रहे हो उसको हमेशा क्या करते रहना चाहिए? हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज सावधानी है, अम्ल या क्षारक को सदैव धीरे धीरे तथा जल को जब मिलाते हैं आप लोग तो लगातार क्या करते रहना चाहिए बाबू? हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अम्ल व क्षारक की प्रबलता। भाई इसकी प्रबलता को कैसे हम लोग जानेंगे? ठीक है, तो देखिए आपको तो पता है अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है, ये कंफर्म है। क्षारक क्या देता है? OH- देता है। ठीक है, अब देखिए अब इस दोनों की प्रबलता को मापने के लिए या देखने के लिए हमें एक सूचक की जरूरत पड़ती है जिसे सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है देखिए, तो विभिन्न सूचकों के मिश्रण होते हैं। ये जो बनता है ये क्या होता है? विभिन्न सूचकों के मिश्रण होता है। ठीक है, और यह विलयन में, जब इसको विलयन में डुबाया जाता है तो ये आयन की विभिन्न सांद्रता को, जो आयन तैयार होता है उसकी विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके रंग में बदलाव करता है, यानी अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जानकारी देता है। आप लोग समझे? सार्वत्रिक सूचक और सार्वभौम सूचक का काम क्या है? ये बताता है कौन अम्ल है और उसकी किसकी प्रबलता अम्ल है, किसकी प्रबलता क्षारक है। ठीक है, देखिए और इसे पीएच स्केल भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पीएच स्केल कैसे कहते हैं, तो पीएच स्केल कैसे कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक यानी सार्वभौम सूचक को पीएच स्केल कहते हैं। देखिए ये मैंने स्केल बनाया, आपके किताब में भी होगा। तो देखिए बीच में जो ये 7 है ये उदासीन होता है। ठीक है, यानी जल होता है, उदासीन, ना इसमें अम्ल होता है ना इसमें क्या होता है आपका क्षारक नहीं होता है। अब जब उदासीन से आप इधर बढ़िएगा तो किधर बढ़िएगा? अम्लीय की तरफ, और अम्ल होगा तो क्या देगा बाबू? H+ आयन। और आप इधर बढ़िएगा तो किसके तरफ बढ़िएगा? क्षारक की तरफ। तो क्षारक क्या क्या देता है आपको? OH- आयन देता है। तो आप लोग को बात समझ में आया? यानी 7 से अगर नीचे जाएंगे, 7 से कम क्या होगा बाबू? अम्ल होगा। ठीक है, और 7 से इधर बढ़ेंगे, 7 से ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा? मतलब क्षारक होगा। ठीक है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारक, और 7 होगा तो क्या होगा आपका? उदासीन होगा, यानी उसका कोई रंग नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होता है? जल होता है। ठीक है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, 0 से लेकर कहां तक होता है बाबू? 14 तक होता है। तो आप लोग किताब में देख लीजिएगा, बोर्ड में मैंने आप लोग को समझा दिया। बस इतना याद रखिएगा बाबू, अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। ये याद रखिएगा हमेशा, 7 से कम क्या होगा बाबू? अम्लीय। और 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा बाबू? क्षारीय, यानी क्षारक होगा। और 7 होगा तो क्या होगा आपका? उदासीन, यानी H2O, सीधा क्या होगा? जल होगा। समझ में आ गया आप लोग को? स्केल भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे, चलिए अब आगे देखिए, आप लोगों ने पीएच स्केल देख लिया जैसे भी था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, यानी हमारे जिंदगी में पीएच के मान का महत्व क्या क्या है। तो देखिए हमारा शरीर जो होता है बाबू वो 7.0 यानी 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 7.8 पीएच मान के बीच में क्या करता है? काम करता है। ठीक है, उसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है लमसम। जब 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, 5.6 होता है, 5.7 भी, पर वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो डायरेक्ट 5.6 कर दीजिएगा। और अगर इससे कम हो गया तो वह क्या कहलाती है बाबू? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, यानी 5.6 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब बात करते हैं मुंह के पीएच मान। ठीक है, तो हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 5.5। अगर इससे कम होगा तो दांत क्या हो जाएंगे? क्षय होना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी टूटना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारे दांत क्या है? अम्लीय है। ठीक है, अब एक चीज और है, ठीक है, इसी में पॉइंट, तो दांतों का इनेमल, दांत में क्या होता है जो उसको कठोर बना के रखता है? इनेमल होता है। ठीक है, तो दांतों का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। एक भी पॉइंट मैंने आपका नहीं छोड़ा, जो एग्जाम में कहीं से भी पूछे आप लोग हैंडल कर लीजिए। ठीक है, तो दांतों का जो इनेमल होता है कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, और ये दांत का जो इनेमल होता है ना, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पूछ देगा एग्जाम में, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो भैया इनेमल, जो कहाँ होता है? दांत पर। बना किससे होता है? कैल्शियम फास्फोरेट से। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। अब बात करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल होता है बाबू? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल?
एसिटिक अम्ल सिरका में। अब देखिए संतरा सटका जाता है, खाते हैं तो सटकता है ना, और नींबू क्या होता है, ठीक है। तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है बाबू, सिट्रिक अम्ल, है ना, सटक जाता है लोग, तो कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इमली में टटरा के लगता है, इमली खाने वाले लोग क्या कहते हैं, तो कौन सा अम्ल है बाबू, टर्टरिक अम्ल, ठीक है, ठीक है। तो देखिए टटरा के लगता है तो क्या हो गया आपका, इमली, है ना, टर्टरिक अम्ल। अब देखिए टमाटर में जो होता है बाबू ऑक्सैलिक अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और उसके बाद देखिए चींटी, चींटी होती है ना, और नेटल, नेटल देखिए एक प्रकार का जंगली पौधा है, ठीक है, जिसके मतलब झाड़ी जो होती है ना ऊपर में कांटेदार होती है, रोएं होती है उसकी, उसमें अगर आपका हाथ या शरीर सट जाए तो दर्द और जलन बहुत तगड़ा देता है। और मधुमक्खी का डंक, तो इस तीनों में बाबू मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। किस किस में, चींटी, नेटल और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग का बाबू लास्ट टॉपिक है, अब हम लोग जानेंगे लवण परिवार। लवण के परिवार में कौन कौन आते हैं, इससे एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। देखिए सबसे पहला बाबू है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम से Na, हाइड्रोक्साइड से OH, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड समझते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, ठीक है। टूटने पर क्या बनेंगे बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टूटने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या देते हैं बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्लोर क्षार भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर ई है तो कोई याद नहीं है आपको, तो इक्वेशन अगर याद है तो उतने में आपका काम हो जाएगा। देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड है, और उसके बाद जलीय विलयन H2O है, इससे क्या कहता है, विद्युत, यहाँ विद्युत प्रवाहित किए तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बन गया, और साथ में हमको क्या देता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ गए। अब देखिए क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे मुक्त होता है, ठीक है। क्लोरीन जो होता है किस पे मुक्त होता है, एनोड पर, और उसके बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये किस पे मुक्त होता है, कैथोड पर। और उसके बाद किसका निर्माण होता है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका उपयोग किस में होता है, तो देखिए क्लोरीन का जो उपयोग होता है वो ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग किस में होता है, ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन जो है इसका उपयोग किस में हो जाता है आपका, जल की स्वच्छता में, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया था लिखने में, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, पढ़ते चले गए, तो हाइड्रोजन जो हमारा इस्तेमाल होता है किस रूप में होता है बाबू, ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो किस रूप में होता है, तो जल की स्वच्छता। आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूल में अगर आप लोग पढ़ते हो क्लोरीन की गोली डाली जाती थी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जल साफ होता है, यानी जल की स्वच्छता। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता और पीवीसी बनाने में, पीवीसी पाइप है ना, उसको बनाने में, और कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपका NaOH तैयार होता है उसका उपयोग होता है धातुओं से ग्रीज हटाने, धातु पे जो ग्रीज होता है उसको हटाने, साबुन एवं कागज बनाने के लिए। देखिए साबुन बनाने में भी और कागज बनाने में भी NaOH का उपयोग होता है। आप लोग समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अगला चलता है विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए शुष्क भुजा हुआ चूना, शुष्क भुजा हुआ चूना, फॉर्मूला आपको पता है CaOH2। इस पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है, क्लोरीन से क्रिया होती है, तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है ना, यानी बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण। इस बार भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, CaOH2 बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आपको एग्जाम में ये तो को नहीं लिखने आता है, आप सिर्फ समीकरण याद रखिए, कुछ नहीं है। बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH2, क्लोरीन Cl2 के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो उत्पाद में हमको क्या देगा, CaOCl2, है ना, CaOCl2 प्लस H2O, साथ साथ क्या दे देगा हमको, H2O, ठीक है। तो इस तरह से ये जो निर्माण हुआ CaOCl2, यही क्या कहलाता है आपका, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है बाबू, CaOCl2, विरंजक चूर्ण, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को।
अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वस्त्र बनाने में विरंजक चूर्ण का जो प्रयोग होता है वस्त्र बनाने में कौन कौन सा, सूती एवं लिनन के विरंजक चलिए, सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है क्या बनाने में, लकड़ी के मज्जा, एवं लॉन्ड्री में साफ सफाई, लॉन्ड्री जानते हैं ना आप लोग, जहाँ कपड़े का साफ सफाई होता है वहां पे भी इसका उपयोग होता है विरंजक के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए उसके बाद लास्ट है इसका, पानी वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। देखिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग, इसका भी प्रयोग किसमें हो रहा है, पानी वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। पीने वाले पानी में जब इसको डाल दिया जाएगा तो जीवाणु से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी रोगाणु नाशक के रूप में। विरंजक चूर्ण का प्रयोग रोगाणु नाशक के रूप में भी होता है। ठीक है, अब आपका तीसरा है बेकिंग सोडा बाबू। तो आपका तीसरा नंबर बेकिंग सोडा है। देखिए इसका जो सबसे पहले देखिए इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे पुआ पकौड़ी बनाने के लिए, है ना, आपकी मम्मी लोग इस्तेमाल करती होगी। खाने को जल्दी पकाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए इसका असली नाम जो है, रासायनिक नाम है, कभी कभी पूछ देता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है बाबू, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। NaHCO3 देखिए ये बनता है कैसे, इसका समीकरण हम लोग देखते हैं। NaCl में जब पानी और जल और अमोनियम तीनों एक साथ मिलाया जाता है तब जाके बनता है अमोनिया क्लोराइड प्लस आपका बेकिंग सोडा यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और यह एक दुर्लभ असंक्षारक क्षारक है। दुर्लभ मतलब बाबू होता है कमजोर, असंक्षारक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है, यानी इस पे जंग नहीं लगता है और इसको आप जीभ से टेस्ट भी कर सकते हैं और जल्दी खराब नहीं होता है, असंक्षारक होता है। ठीक है, और देखिए अगर जब हम इसी मतलब बेकिंग सोडा का, जिसको आप लोग खाबर सोडा भी कहते हैं, इसको खाना पकाते समय इसे और गर्म जब किया जाता है तो देखिए जब NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को ऊष्मा के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट है ना Na2CO3 प्लस H2O साथ साथ क्या देता है, CO2 देता है। तो पाव रोटी आप लोग देखते हैं ना फुला हुआ होता है, जितना भी फुला हुआ चीज होता है सब इसी से बना होता है, बेकिंग सोडा से। ठीक है, और कार्बन मतलब कहने का, ठीक है बाबू, तो आप लोग समझ गए किस किस से क्या क्या बनता है। अब देखिए इसका उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। तो बेकिंग पाउडर जब भी बनता है तो बेकिंग सोडा में क्या मिला दिया जाता है बाबू, टर्टरिक अम्ल, तो क्या बन जाता है बेकिंग पाउडर। कभी कभी एग्जाम में पूछता है बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, तो बेकिंग सोडा प्लस टर्टरिक अम्ल। ठीक है, और ये एंटीसीड का एक संगठक है। ठीक है, ये एंटीसीड का एक क्या संगठन, एंटीसीड मतलब एसिडिटी होता है ना जो आपके इनो में दिया रहता है, तो उसका ये संगठक है। और साथ ही साथ अग्निशामक है, यानी अग्नि बुताने के लिए, आग जो लग जाता है उसको बुताने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अग्निशामक है ये। आगे बढ़ते हैं धोने का सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे, ये भी बहुत बार एग्जाम में हर साल पूछता है ये। ठीक है, धोने का सोडा देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 Na2CO3 इंटू H2O के 10 अणु, क्या पढ़ेंगे इसको, H2O के 10 अणु, यानी Na2CO3 10H2O। बहुत बार पूछता है रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम आपके सामने, धोने का सोडा का रासायनिक नाम फॉर्मूला आपके सामने है ना, Na2CO3 10 अणु किसके, H2O के। ठीक है, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण यानी पानी के साथ इसको जब मिलाया जाता है, पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। और यह जो होता है एक क्षारकीय लवण होता है। क्या होता है, क्षारकीय लवण। जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें जब 10 अणु जल के दिए जाएंगे तो Na2CO3 मिले, साथ में क्या बन जाएगा बाबू, इंटू 10H2O, है ना, और इसी को कहते हैं हम लोग धोने का सोडा। अब इसका उपयोग किस में होता है, तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने का सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में, घरों में साफ सफाई के लिए होता है कि नहीं होता है धोने का सोडा। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की जो कठोरता होती है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू, धोने का सोडे का। ठीक है, अब आपसे क्रिस्टलन क्या, तो इसको समझते हैं क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। देखिए काफी किसी लवण में उपस्थित जल के अणुओं की, किसी लवण में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या, यानी जल के अणु जो उपस्थित है उनकी निश्चित संख्या होनी चाहिए, उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, क्रिस्टलन जल। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे देखिए CuSO4 इंटू
पानी के यानी जल के कितने अणु? 5। यही जो अणु शो करता है ना, ये जो अणु है इसी को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। तो आप लोग समझ गए क्रिस्टलन का जल कैसे होता है। अब आते हैं लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 9वां में भी पढ़े, 8वां में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। ये जिप्सन को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या करता है? जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या एमीहाइड्रेट। क्या कहेंगे उसको? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या एमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी जल के कितने अणु? आधा। तो ये बनाता है और इसे क्या कहते हैं बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, CaSO4 इंटू हाफ 5 जल के अणु, 1/2 जल के अणु, प्लस A यानी 1 इंटू हाफ यानी 1.5 जल के अणु, तो क्या बनाता है? CaSO4 इंटू 2H2O। समझ गए आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो आप लोग को समझ में आ गया। और इसका उपयोग की अगर बात करें तो आप लोग को तो पता होगा किस किस में पीओपी का उपयोग होता है। घर में पीओपी लगाया जाता है ना, डिजाइन बनाने के लिए, खिलौना बनाया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है, और किसी का पैर हाथ टूट जाए तो हड्डी जोड़ने में भी, है ना, टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, आप लोग का पूरा चैप्टर 2 खत्म हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि पढ़ाई आप लोग को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।